नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों, आज हम मधुरिमा का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारे प्रथम राष्ट्रपति का बचपन उन्हीं की ज़बानी। ठीक है, तो बच्चों, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आजकल जो प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो आजकल जो हमारे हैं प्रेसिडेंट वो हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो लेकिन जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ये जो पाठ है वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति के बचपन की कहानी है, जो कि उन्होंने खुद लिखी है। ठीक है, तो बच्चों, आप लोगों को भी अपने बचपन की बातें याद होंगी, जब आप लोग बहुत छोटे थे तब की ना। वैसे तो बचपन अभी भी आपका भी बचपन है, क्लास 5th में आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इससे भी पहले की आप लोगों को कुछ बातें याद होंगी ना। तो जब आप लोग शैतानी करते थे या फिर कुछ भी करते थे तो आप लोगों को वो सारी बातें याद होंगी। और जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो अभी की बातें आप लोगों को कुछ कुछ याद रहेंगी ना। तो बच्चों, जानते हैं कि इस पाठ में क्या है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। आज की तरह जो है उस समय शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल नहीं होते थे इतने ढेर सारे ना। अतः समझदार और समर्थ लोग अपने घरों में शिक्षक बुलाकर बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध करते थे। अतः क्या होता था, जो समझदार होते थे कि जिनको लगता था कि हाँ नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए तभी वो कुछ कर सकते हैं ये सब। और या फिर जो धनी लोग होते थे, जो अपने घरों में जो है शिक्षक यानी कि टीचर को बुला सकते थे पैसे देकर, तो वो लोग क्या करते थे, बच्चों को घर पे पढ़ाई करवाते थे शिक्षक को बुलाकर। शिक्षक क्या होते थे, शिक्षकों को घर पर बुलाया जाता था। तो आप लोगों ने एक कलर्स टीवी पर एक जो है प्रोग्राम आता है बच्चों, बैरिस्टर बाबू। आप लोग शायद कोई कोई देखते होंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा नाटक है बच्चों की के लिए भी। तो उसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम से पहले की कहानी बताई गई है। ठीक है, तो उसमें वही सब कुछ दिखाया जाता है। बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम है, आप लोगों को भी वो प्रोग्राम देखना चाहिए। उस प्रोग्राम से हमें पता चलता है कि हमारे जो है स्वतंत्रता से पहले यानी कि देश की आज़ादी से पहले क्या क्या हुआ करता था, किस तरह से औरतें रहा करती थी, किस तरह से पढ़ाई हुआ करती थी, किस तरह से जो है पुरुष लोग किस तरह से कार्य किया करते थे, ये सब कुछ जो है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो आप लोग भी बैरिस्टर बाबू जो है देखा करिए। तो उस समय क्या होता था कि घर पे रह के जो है पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में यानी कि इस पाठ में ऐसी ही व्यवस्था हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए की थी। अब इस पाठ में जो है ऐसी ही व्यवस्था जो है जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके लिए भी यही किया गया था। उनके जो है माता पिता ने घर पे ही शिक्षक बुलाया था उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है कि 5वीं या छठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया। अक्षरारंभ का मतलब होता है जब हम शुरू में पढ़ाई करते हैं, जब हम सबसे पहले स्कूल जाते हैं या फिर पढ़ाई के लिए सबसे पहले जब तैयार होते हैं तो उसको कहते हैं अक्षरारंभ। ठीक है, तो पहले हिंदुओं में भी पूजा करी जाती थी कराई विधान से, पंडित बुलाए जाते थे, लेकिन अब वो सारा प्रचलन समाप्त हो गया है। ठीक है, और जो मोमडन्स होते थे वो भी बिस्मिल्लाह कराते थे सबसे पहले, जिस समय अक्षरारंभ कराया जाता था, यानी कि पढ़ाई की शुरुआत कराई जाती थी सबसे पहले अक्षरों से ही, लिखाई से ही ना। और स्वर व्यंजन आप लोग सीखते हैं ना सबसे पहले, तो वही कराया जाता था। तो उस समय की प्रचलित कथा यानी कि उस समय प्रचलित प्रथा का मतलब होता है जिस समय उस समय उसका चलन होता था। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, प्रचलित कथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। बिस्मिल्लाह के साथ कराया था उनका जो है अक्षरारंभ। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ मौलवी साहब आए, मिठाइयाँ बांटी गई, हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। यानी कि जो 3 विद्यार्थी थे, एक हो गए राजेंद्र प्रसाद और दूसरे जो हैं उनके ही चचेरे भाई थे। ठीक है, तो उनके जो है उनको सुपुर्द किए गए यानी कि उनको दे दिए गए पढ़ाई कराने के लिए। एक मैं और दूसरे 2 जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे, उनके चचेरे भाई भी थे 2 और।
यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। यमुना प्रसाद जी जो थे वो सबसे बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। यमुना प्रसाद जी जो हैं उनके भाई थे, चचेरे भाई, ठीक है। तो वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहते थे, खूब शैतानियाँ करते थे वो। उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। उनके एक चचा भी थे, किसके? यमुना प्रसाद जी के, जो उनके चचेरे भाई थे, उनके एक चचा भी थे जो कि बड़े मजाक पसंद थे। वे मजाक किया करते थे, मतलब मजाकिया थे वो। वे मेरे पिताजी के छोटे भाई थे। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके पापा जो थे उनके छोटे भाई थे वो, यानी कि चाचा हुए। तो पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। अब भाई भाई के थोड़े बहुत गुण मिलते हैं ना, तो उन्होंने भी जो है अपने पिताजी के कुछ गुण सीखे थे, यानी उनके चचा ने। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे, ठीक है। ये सब क्या कौन करता था? उनके चाचा। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए विचित्र स्वभाव के आदमी थे। अब जो मौलवी साहब जो उनको पढ़ाने के लिए आए थे, राजेंद्र प्रसाद जी और उनके दो भाइयों को, वे थोड़ा अलग टाइप के थे, अजीब टाइप का स्वभाव था उनका, ठीक है। तो उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। अब जो बलदेव चचा थे वे बहुत मजाकिया थे, तो उनको वो मिल गए मौलवी साहब, तो वो उनके लिए जो है एक साधन बन गए मजाक के लिए और भी ज़्यादा। चचा की तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते। चचा तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते थे कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो जानते या कर सकते हैं। अब वे जो चचा थे वो तरह तरह की बातें जो है मौलवी साहब को सुनाते थे और उनको उत्साह दिलाते थे। और जो मौलवी साहब थे वो कहते थे नहीं मुझे तो सब आता है, मैं तो चाहे कोई भी काम हो सब कर सकता हूँ, ये बोलते थे, ठीक है। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना खूब जानते हैं। अब जो मौलवी साहब थे, यानी जो पढ़ाने आए थे राजेंद्र प्रसाद जी को और उनके दो भाइयों को, वो उनका ये दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। लेकिन जब बलदेव चचा के साथ शतरंज खेलते तो कभी नहीं जीतते थे, कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कौतूहल से सुनते थे, मतलब उन्हें बहुत मज़ा आता था और आश्चर्य से वो लोग जो है इन मजाकों को सुना करते थे। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। अब वहाँ पे मौलवी साहब थे तो वहाँ पे हंसना मुश्किल हो जाता था उनका, मतलब मुंह दबा के हंसते थे वो, ठीक है। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोल उठे कि वे गुलेल चलाना खूब जानते हैं। अब वे हमेशा कहते रहते थे कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, तो उस दिन भी वो कहने लगे कि मुझे तो गुलेल चलाना खूब आता है। बलदेव चचा सब समझ गए। अब उनको बलदेव चचा समझ गए कि ये खाली गप्पे हाँक रहे हैं, तो मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए। वो गुलेल और गोली उनके सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर यानी तेजी से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए, यानी डर गए, वो सहम कर बैठ गए। गोली बंदर के बजाय वे खुद को मार बैठे थे। और वे गोली जो है बंदर के बजाय खुद को मार बैठे थे। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। एक दिन जो है सब लोग शाम को टहलने निकले। मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी कि इतने में ही सामने एक सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़ के सांड ने उन्हें दे पटका। अब बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे। वे बेखौफ आगे बढ़े। जो मौलवी साहब थे वे मतलब बिना डरे हुए आगे की ओर को बढ़ने लगे, तो सांड ने उन्हें दे पटका। अब सांड ने उन्हें जो है पटक दिया।
एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा दी। अब ये तो सांड वाली बात है, बंदर वाली कहानी हो गई, सांड वाली कहानी हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, मौलवी साहब बलदेव चचा ने मौलवी साहब, अब जो बलदेव चचा थे वे ये सब कुछ जो है हरकतें वो उनके मजाक के लिए किया करते थे, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा बने रहते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, इसलिए वो ये सब कुछ करते रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। बलदेव चचा ने कहा कि मौलवी साहब मैं आपको चलो बंदूक चलाना सिखा देता हूँ। कोई काम वे नहीं जानते, इस बात को कबूल करना मौलवी साहब की शान के खिलाफ समझते थे। मौलवी साहब जो है अपनी शान के खिलाफ समझते थे, मतलब वो कभी कबूल नहीं कर सकते थे कि मुझे ये नहीं आता है। अब उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। अब उन्होंने मना कर दिया कि मुझे तो आता है, मुझे तो बंदूक चलानी आती है, इसलिए उन्होंने सीखने से साफ मना कर दिया और कहने लगे कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक सूखे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। अब जो है एक गिद्ध बैठा नजर आया सूखे जो है सूखी लकड़ी पर, सूखे पेड़ पर, जो आधा कटा हुआ पेड़ होता है, ठीक है। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। वो काफी बहुत ऊपर था, ठीक है, और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था वहाँ पे। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वो पुराने किस्म की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई नहीं थी, उन्होंने तो कभी चलाई नहीं थी, वो खाली गप्पे मार रहे थे कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे आती है चलानी। तो क्या किया उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। फिर क्या हुआ, उसमें जो है नकली गोलियां होंगी, असली गोली नहीं, ठीक है, जो गिद्ध को मारने के लिए थी, तो वो नकली गोली उसमें लगाई होगी। तो इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। अब क्योंकि वो फारसी पढ़ाते थे तो वे इस प्रकार के मजाकों के बीच फारसी भी पढ़ते रहे, ठीक है। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर किस्म के थे। वे बहुत गंभीर थे, यानी सीरियस टाइप के थे, थोड़ा सा मजाक नहीं करते थे, थोड़ा सिंसियर टाइप के, और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी की छुट्टी रहती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे, यानी वो उजाला होने से पहले ही चले जाते थे पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन की तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था, यानी जो जितना जल्दी याद करता था उसको उतना ही जल्दी नया चैप्टर पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता, उसके बाद जो है उजाला हो जाता था, सूर्योदय। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते थे। अब पढ़ने के बाद जो क्या करते थे, जब सूर्योदय हो जाता था तो फिर माँ के पास जो है हाथ मुँह धो के कुछ खाने के लिए पहुँच जाते थे वो लोग। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो, ठीक है। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। जब याद कर लेते थे तो मौलवी साहब कहते थे कि किताब बंद करो, उसके बाद तख्ती निकालनी पड़ती थी। तख्ती पर जो है लिखते थे, पहले से एक तख्ती हुआ करती थी, उसमें लिखा पढ़ा जाता था, ठीक, लिखा जाता था उसमें, ठीक है। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। तख्ती भरती रहती थी और उसको धोते रहते थे, ठीक है। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिल जाता था। अब जब वो धोने होने के लिए जाते थे तख्ती को, तो उस टाइम पर भी बीच में वो खेलने वेलने में लग जाते थे, थोड़ा ऐसे ही। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1-1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्त पोश पर सोना पड़ता। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे की खाने के लिए छुट्टी मिल जाती थी और फिर आकर
उसी तख्त पोश पर जो है सोना पड़ता था उन लोगों को, यानी लिखना पढ़ता था। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। अब जो है वहाँ जब खाना वाना खा के वो 1-1.5 घंटा छुट्टी उनको मिलती थी, उसके बाद फिर वो सोते थे तख्तपोश पर, और मौलवी साहब जो है चारपाई पर सोते थे। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता, दूसरा सबक मतलब दूसरा कुछ और पढ़ाते थे, ठीक है, उसको याद करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, ठीक है, तो उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती थी। जब उसको याद कर लेते थे तभी खेलने की छुट्टी मिलती थी। संध्या को जल्द नींद आती। जब शाम हो जाती थी, शाम को उन लोगों को जल्दी जल्दी नींद आ जाती थी। डर रहता था कि मौलवी साहब अब जब शाम होती थी तो बच्चों को नींद आने लगती है ना, तो डर रहता था उनको कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते देख ना ले। अब उनको क्या होता था कि मौलवी साहब उनको कहीं ऐसे ऐसे करके पल के झपकाते हुए देख ना ले, नहीं तो मार पड़ती थी। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। अब जल्दी छुट्टी होने के 2 उपाय थे। क्या क्या थे? एक तो खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते थे। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। अब पहले से क्या होते थे, लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी, आज की तरह लाइट्स नहीं हुआ करती, तो उस समय क्या करते थे, दिए जला के, लैंप जला के, ये सब मोमबत्ती जला के, ये सब कुछ जला के पढ़ा करते थे बच्चे। तो उस समय पढ़ने के लिए दिया जलाया जाता था। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते थे और छिपकर उस दिए में रख देते थे। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया बुझने पर आ जाता था। अब क्या होता था, जल्दी छुट्टी पाने के लिए क्या करते थे वो, कि रेत की छोटी पोटली बना लेते थे और उसको दिए में रख देते थे, और जिससे कि वो जो है रेत जो है जल्दी तेल सोख लेता है ना, तो वो जल्दी तेल सोख लेता था और दिया बुझ जाता था। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते। अब दाई पर वो गुस्सा होते थे कि दाई जो है दिया जलाया करती थी ना, कि वो सोचते थे कि वो बहुत तेल कम तेल डालती है उसमें, ये सोचते थे। लेकिन तेल वो दाई तो ज़्यादा डालती थी, लेकिन वो बच्चे क्या करते थे, उसमें रेत की पोटली डाल देते थे ताकि तेल जल्दी सूख जाए और दिया बुझ जाए। अब जो मौलवी साहब थे वो सोचते थे कि ये दाई जो है कम तेल डालती है, तो वे दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने को हुक्म दे देते थे, ठीक है, तो उन्हें मज़े आ जाते थे बच्चों को। और जो कुछ फ़ारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। अब जो पहले वाले मौलवी साहब थे वो तो बहुत मजाकिया थे, उन्होंने उतना ज़्यादा उन्हें अच्छा नहीं पढ़ाया, तो लेकिन जो ये वाले मौलवी साहब थे उन्होंने जो है उन्होंने ही फ़ारसी का ज्ञान जो है उनको दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे, मतलब वो सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। अब अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो है वे दूसरी जगह गए थे, पहले से ऐसे ही होता था, तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए वे दूसरी जगह गए, तो मौलवी साहब को और उनको बच्चों को बड़ा दुख हुआ, ठीक है। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, जो उन्होंने, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी बचपन की यादें जो हैं लिखी हुई हैं, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। तो इस पाठ से क्या संदेश मिलता है बच्चों? बचपन की यादें मन को आनंदित करने वाली होती हैं। बचपन में सीखा गया अनुशासन जीवन भर व्यवहार में रहता है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पाठ 4 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।